नमस्कार। आपने अक्सर देखा होगा कि नीचे से चढ़ने वाले लोगों को गिरने का खतरा कम रहता है। कारण है कि जब नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो चढ़ने समय जो उन्हें बल लगता है उससे तजुर्बा हासिल होता है। इसलिए जब ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे वो संभल कर रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नीचे से ऊपर चढ़ने में बहुत ताकत झोंकना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उसी तरह से जो सबसे निचले पावदान से अपना जीवन यात्रा शुरू करता है वह अपने जीवन यात्रा के सफर में असफल होने का चांसेस उसके कम होते हैं। जिसने गरीबी से अमीरी का राह सफर किया है वह जब भी राह चलते गरीबों को देखता है उस पर तरस खाकर उन्हें कुछ न कुछ सहायता करता है। लेकिन वे लोग जो अमीरी से अमीरी के चरम मुकाम तक पहुंचे हैं उन्हें गरीबों की गरीबी को देख करके कभी दया नहीं आती और वैसे लोगों को पतन के गर्त में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इस तरह के राजनीति में अनेक उदाहरण हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान नेहरू खानदान के शहजादे दिल्ली में जब गरीब लोग पैदल ही मार्च करते हुए दिल्ली छोड़ रहे थे तो उनके साथ बैठकर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उन्हें मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे। बिहार में के पटना में राजद के शहंशाह के सुपुत्र हवन कर रहे थे। क्यों? मजदूरों को सही सलामत वापस आने के लिए हवन कर रहे थे। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर अपने लाल लश्कर के साथ पहुंच गए गरीब मजदूरों के टिकट के पैसे देने के लिए। लेकिन उसी रेलवे स्टेशन पे भूख से रोते बिलखते बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों के लिए उनके जेब से एक चवन्नी भी नहीं निकला। मीडिया में जाकर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को कोसते हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, गरीबों की बदहाली। ये है राजनेताओं का असली चेहरा। आपने देखा होगा बीते दिनों कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने अपने कुर्सी को बचाने के लिए 5 स्टार होटल में विधायकों को रखने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर। फिलहाल राजस्थान के गहलोत सरकार का आपने देखा, इन्होंने भी अपने कुर्सी बचाने के लिए अपने विधायकों को 5 स्टार होटल में रखा जहां लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन ये राजनीतिक दल अपने पार्टी फंड से इन गरीबों की सहायता के लिए कि 1 पैसे आज तक उन्होंने नहीं दिया।
कोई भी राजनीतिक पार्टी, ये है राजनेताओं का असली चेहरा। सच पूछा जाए तो राजनेता लोग जो अमीरी में पले बढ़े लोग हैं, जिन्होंने गरीबी कभी देखा नहीं, इनको एकमात्र ट्रेनिंग दी जाती है गरीबों के बदहाली पर राजनीति कैसे करना। एकमात्र इन्हें सिखाया जाता है कि गरीबों के बदहाली पर राजनीति कैसे करना है, घरियाली आंसू कैसे बहाना है, कैसे गरीबों को बेवकूफ बना करके किसी भी पार्टी का राजनेता, सभी लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। सत्ता पक्ष वाले विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष वाले सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं, और वे इस तरह से एक दूसरे को गाली देते हैं कि गरीब लोग उसमें भरमा जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। ये अमीरों के शहजादे, जिन्होंने अमीरी में पला बढ़ा, वे विकास दुबे जैसे अपराधियों को पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें अपने में सहयोग करते हैं। और इस तरह के अपराधी जब तक आम पब्लिक को मारते हैं, पीटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जब तक इन राजनेताओं का काम करते हैं, तब तक इनका इनकाउंटर नहीं होता। लेकिन जो ही इन्हें लगता है कि अब ये अपराधी लोग, एक गुर्गे लोग इन राजनेताओं के लिए खतरे बनते जा रहे हैं, तब इनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे अमीर लोग जो गरीबों के पैसे लेकर के चंपत हुआ है, पता है इनको कहीं न कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिला है, और पोल खुलने के डर से इन्हें विदेश में भागने के लिए इन राजनेताओं ने इनके लिए सुरक्षा मुहैया कराया, इनका राह क्लियर किया। ये राजनेता भारत के राजनीति में अमीरी में पले बढ़े राजनेता शहजादे लोग अश्लील सभ्यता संस्कृति को प्रश्रय देते हैं, अश्लील सभ्यता संस्कृति को प्रश्रय देकर के बलात्कारियों को उकसाते हैं, और जब बलात्कार हो जाता है तो जिसके साथ बलात्कार होता है उसको निर्भया जैसा नाम से नवाज करके कैंडल मार्च निकाला है, और बलात्कारियों को इनकाउंटर किया जाता है या फांसी पर चढ़ाया जाता है। अरे ये राजनेता लोग, ये राजनीतिक लोग भारत के इतने गिरे हुए इंसान हैं कि अगर इनका वश चले तो बलात्कार के शिकार जो महिलाएं हैं उनके लिए संसद में बिल पारित करवा लें कि बलात्कार के शिकार हुई महिलाओं को सम्मानित किया जाए। ऐसा ही बलात्कार के शिकार हुए महिलाओं को ऐसे नवाजा जाता है जैसे मान लो
स्वतंत्रता के सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह। बात भी है ना, नेहरू और गांधी का देश है, अहिंसा के पुजारी हैं लोग। तो इस तरह के अहिंसा के पुजारी राजनेता जब तक इस भारतवर्ष में रहेंगे तब तक इनके छत्र छाया में अपराधियों का बोलबाला रहेगा। अपराधी फलते फूलते रहेंगे। यह है भारत के राजनेताओं का असली चेहरा। मित्रों, मेरा मानना है कि जिन राजनेताओं के छत्र छाया में, जिन राजनीतिज्ञों के छत्र छाया में इस तरह के अपराध फलते फूलते हैं, उन राजनेताओं को अपराधियों के इनकाउंटर करने से पहले राजनेताओं को सरेआम बीच चौराहे पर इनकाउंटर कर देना चाहिए। सरेआम बीच चौराहे पर जब अपराधियों को संरक्षण देने वाले चरित्रहीन, दुष्चरित्र वाले राजनेताओं को इनकाउंटर किया जाए आम पब्लिक के द्वारा, तब इनमें भय पैदा होगा। तब ये अपराधियों को, शोषक को, अन्यायियों को संरक्षण नहीं देंगे, वरना यह सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। निर्भया जैसा बलात्कार का कांड होता रहेगा, विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा लेते रहेंगे, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे गरीबों के पैसे को लेकर के चंपत होते रहेंगे। मित्रों, इसलिए अब समय आ गया है, अब संपूर्ण क्रांति का समय आ गया है। अन्याय और शोषण, एक करप्ट राजनेताओं के विरोध में एक जबरदस्त क्रांति की आवश्यकता है, विप्लव की आवश्यकता है, संपूर्ण क्रांति। और यह तब तक चलाते रहना है जब तक यह इस तरह के राजनीतिक लोग समूल्य नष्ट नहीं हो जाए। बंधुओं, आग सुलग रही है, बस हवा देने की जरूरत है। कब तक आप सोते रहेंगे? कब तक अन्याय और शोषण बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक अपने आप को भीरू बनाकर रखेंगे? बंधुओं, गरीब, मजदूर, किसान भाइयों, मध्यम वर्गीय भाइयों, आपके पास न्याय और शोषण के विरुद्ध, अपराध के विरुद्ध लड़ने की अद्भुत क्षमता है। केवल अपनी क्षमता को जगाने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। कुशल नेतृत्व के छत्र छाया में आकर के आप इसके विरुद्ध में विप्लव का संनाद करते हुए आगे बढ़ें। सद्गुरु समाज के नेतागण आपको इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि प्रावोटिस सर्व समाज जो संगठन है, जो नैतिकवानों का संगठन है, उनके साथ सभी विक्षुब्ध शुद्र नैतिकवान लोग आवें और एक साथ मिलकर के यूनाइट होकर के इस अन्याय और शोषण, अपराध के विरोध में विप्लव का संकल्प फूंक दें। इसी में सबकी भलाई है, अपना भी भलाई है, राष्ट्र का भलाई है, समाज का भलाई है, सबका कल्याण है। अन्यथा तिल तिल करके इस तरह से मरते जाएंगे। आज कोरोना आया है,
इस कोरोना में तो भारत के अर्थव्यवस्था का पोल खुल गया। अब नहीं संभलेंगे, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? आपने देखा ना मजदूर भाइयों, किसान भाइयों, जिन किसानों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप अनाज पैदा होता है, जिस अनाज को खाकर के गरीब अमीर सभी लोग जीवित रहते हैं, उन किसानों के साथ कैसा बदसलूक किया जाता है सरकार के द्वारा और अमीरों के द्वारा। सरकार और कुछ नहीं, सरकार अमीरों का है। अमीर समर्थित सरकार है तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो भी भारत में हैं, उनके इशारे पे सरकार काम करती है। आज है ना, अभी कृषि का टाइम है, खेती हो रहा है, खाद बीज कितने महंगे हैं। किसान लोग अपने सूखी रोटी खाकर, एक टाइम भोजन करके, अपने बाल बच्चों के जो इच्छा है उसको मार करके किसी तरह से बाजार से महंगे दर पे बीज खाद लेकर के बो रहे हैं, ऊपर से प्राकृतिक प्रकोप। मक्का लगा दिया गया है, फोड़ने का समय नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से चौतरफा मार झेल झेल कर भी किसान लोग अन्न पैदा करते हैं, और इन अन्नदाताओं के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये तो अन्नदाता से ही पूछिए तो समझ में आ जाएगा। जिन गरीब मजदूरों के मेहनत के बदौलत अमीर लोग अमीर बने हुए हैं, करोड़पति खरबपति बने हुए हैं, कोरोना जैसा जब आफत आया तो इन अमीरों ने गरीब मजदूरों को एक महीना क्या 15 दिन भी नहीं खिला सके। मजबूरन इन्हें पैदल ही वहां से चलना पड़ा। अब क्या इनकी दुर्गति हुई उस दरमियान, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मजदूर भाइयों, किसान भाइयों, मध्यम वर्गीय भाइयों, अमीरों को कोई दिक्कत नहीं है। साल भर 2 साल तक भी अर्थव्यवस्था थमा हुआ रहेगा तो भी वे घड़ियाली आंसू जरूर बहाएंगे कि हम तो महामंदी के दौर से गुजर रहे हैं, हम तो मर गए, पर उनको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उनके पास अपार धन संपदा है। इतना धन संपदा है कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक उनको कोई फिक्र नहीं है। वो तो इसलिए घड़ियाली आंसू बहाते, इसलिए मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, टेलीविज़न स्टूडियो में जा कर के इस तरह की बात करते हैं कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था महामंदी के दौर से गुजर रहा है, उद्योग बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गए, सारे धंधा बंद हो गए, क्योंकि उनको डर है कि अगर सच्चाई मालूम हो जाएगा आम जनता को तो उनकी संपत्ति छीन ली जाएगी। तो इसलिए अभी यूनाइट होकर के आपको समझना पड़ेगा कि सरकार जो अमीरों के समर्थित सरकार है, कैसे षड्यंत्र करके गरीबों को, किसानों को, मध्यम वर्गीयों को कंगाल बनाते जा रही है। आज ये लोग हमेशा पैंतरा बदलते रहते हैं, बड़ी सूक्ष्म चाल चलते हैं, साधारण लोग को समझ में नहीं आता है। 20 लाख करोड़ पैकेज, सुलगती हुई विद्रोह को ठंडा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया, ताकि जो आम पब्लिक, आम मजदूर लोग, मध्यम वर्गीय लोग, किसानों के में मन में जो विद्रोह का आग भड़क रही है वो तो ठंडा हो जाए। हुआ क्या है? अभी मजदूर लोग तो आए अपने गांव में, कि इनको कहाँ रोजगार मिला, फिर मजबूरन या तो मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ रहा है, या किसी तरह से घर में रह रहे हैं बेचारे लोग। 5 किलो 10 किलो चावल और गेहूं दे करके जानवर के माफिक कहते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया। तो ये स्थिति है। राहत पैकेज जारी किया, कहाँ किसानों को राहत मिला?
जब राहत पैकेज आपने जारी किया तो किसानों को सस्ते दर पर बीज मिलना चाहिए था, सस्ते दर पर खाद मिलना चाहिए था, सस्ते दर पर बिजली मिलना चाहिए, तो कहाँ मिल रहा है? बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, कोरोना के डर से कोई डॉक्टर इलाज नहीं करना चाह रहे हैं। ये सारे के सारे जो हैं हाथी के दिखाने के जो दांत होते हैं दोनों, बस वही है। इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। आप बंधुओं, मजदूर भाइयों, किसान भाइयों, मध्यम वर्गीय भाइयों, मैं कह रहा हूँ, हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और छीनने के लिए शक्ति संगठित होना पड़ता है, शक्ति इकट्ठा करना पड़ता है। और सबसे बड़ा शक्ति है नैतिकता में, गांधीगिरी में नहीं है। अहिंसा का पालन करना है, लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हिंसा का प्रयोग करना पाप नहीं है। इसलिए गांधी जी के अहिंसा की जो परिभाषा उसको भूल जाइए। सुभाष चंद्र बोस का जो अहिंसा का परिभाषा उसको पालन करिए, तब आपका हक मिलेगा, तब आपका अधिकार मिलेगा। नहीं तो जुगों जुगों तक आपका शोषण होता रहेगा, होता आया है और होता रहेगा। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और फॉरवर्ड भी करेंगे, ताकि इन राजनेताओं को, राजनीतिज्ञों का जो शोषण का चक्रव्यूह है उसको सब लोग समझ सकें, और जिनके अंदर में पौरुषता है, दृढ़ता है, परिस्थिति के दबाव में आकर के भले ही वो कमजोर बन गए हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। अन्याय के विरुद्ध में नहीं लड़ना भी मरे हुए के समान है। वह व्यक्ति जिंदा होते हुए भी मुर्दा है जो अन्याय के विरुद्ध में फाइट नहीं करता, लड़ता नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।